जिस वक्त उसने कुरुलताई मुनक्किद की थी उस वक्त मौर्रिखीन कहते हैं चंगेज खान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के तख्त पर बैठा था जिसे वो समरकंद से अपने साथ ले गया था। इसके पास अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का ताज और शाही असा भी रखा था। ऐसा चंगेज खान ने अपनी इस मजलिस मुशावरत और कुरुलताई की शान बढ़ाने के लिए किया था। इस कुरुलताई में जब उसने अपनी सल्तनत की तकसीम का काम सरअंजाम दिया तो मौर्रिखीन लिखते हैं कि उसके बाद कुरुलताई में महीना भर जश्न होता रहा। जश्न का समा भी ऐसा था जो इससे पहले मंगोलों ने कभी देखा तक न था। मौर्रिखीन लिखते हैं कि अपने वतन वापस आकर जिंदगी के बाकी दिन गुजारना चंगेज खान की किस्मत में नहीं था। उसके बेटों के लिए सब काम मुकम्मल हो चुके थे। अब चंगेज खान ये ख्याल करता था कि दुनिया में उसके सिर्फ 2 दुश्मन बाकी रह गए हैं। एक तिब्बत के इलाकों की लोबिया सल्तनत थी और दूसरा बड़ा दुश्मन जिसे वो ख्याल करता था वो चीन की हुकूमत थी जिस पर संग खानदान हुक्मरान था। तिब्बत का हुक्मरान एक ताकतवर हुक्मरान था। सबसे पहले चंगेज खान उसकी तरफ बढ़ा। बर्फबारी का मौसम था। बर्फबारी ही में चंगेज खान और लोबिया के दरमियान जंग हुई जिसमें लोहिया का लश्कर कम और चंगेज खान का लश्कर उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा था, जिस पर लोहिया को पेशपाई इख्तियार करना पड़ी और लोहिया मैदान जंग से भागकर बर्फस्तानों में चला गया और वहां जाकर पनाहगुज़ीन हो गया। इस मौके पर चंगेज खान ने उसकी तरफ आदमी भिजवाए और उसे यकीन दिलाया कि जो हो चुका सो हो चुका, इसको भूल जाओ, अब मैं तुम्हें अपना दोस्त समझा। लेकिन ये चंगेज खान का ज़ाहिरीपन था, जबकि चंगेज खान जंग को खत्म नहीं करना चाहता था और हर सूरत में लोहिया का खात्मा करने के दरपे था ताकि उसके बाद उसकी औलाद के लिए लोहिया एक मुसीबत न बन जाए। बहरहाल लोहिया जब बर्फजारों में जाकर छुप गया तब चंगेज खान ने चीन की सल्तनत की तरफ कूच किया। चंगेज खान का एक चीनी मुशीर था जिसका नाम लियू पेंतसाई था। चंगेज खान जब चीन के संग खानदान की हुकूमत पर हमलावर होने के लिए रवाना हुआ तो उसके चीनी सफीर ने चंगेज खान को मुखातिब करके कहा, अगर तू इन सब आदमियों को मार डालेगा तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? तुम्हारे बेटों के लिए दोस्त कौन पैदा करेगा? इस पर बूढ़े चंगेज खान ने गौर किया और सोचा कि जब वो आबाद जमीनों को वीरान कर चुकेगा तो इसी चीनी मुशीर लियोचेसाई की बदौलत नज़्म व नफ्स बरकरार रख सकता था। लिहाजा खिलाफ तवक्को उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें मफ्तू कौम का सरदार बनाता हूँ, मेरे बेटों की खिदमत वफादारी से करना। इसके बाद चंगेज खान ने चीन की सल्तनत पर हमलावर होने का पक्का इरादा किया और चीन की तरफ कूच किया। अभी वो पेशकदमी की हालत ही में था कि यूरोप की तरफ से तेज रफ्तार हरकारे उसकी खिदमत में हाजिर हुए और उसके बड़े बेटे जोची की मौत की इत्तला दी। चंगेज खान अपने बेटों में जोची को सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन किसी पर खुलकर उसका इजहार नहीं किया था। जोची की मौत का सुनकर वो अपने खैमे में तन्हा बंद हो गया और सोग मनाता रहा। बिल्कुल ऐसा ही सोग उसने बामियान शहर के नवाह में मनाया था जिस वक्त हमलावर मुसलमानों ने जंग के दौरान उसके पोते यानी औगदाई के बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ दिन ऐसा ही समा रहा। इसके बाद उसने फिर पेशकदमी की। सब काम मामूल के मुताबिक होता रहा, लेकिन जोची की मौत के बाद वो अपने सालारों और सरदारों से बहुत कम बातचीत किया करता था। आखिर पेशकदमी करते हुए चंगेज खान अपने लश्कर के साथ एक घने सनूबरों के जंगल में पहुंचा जहां अब भी दरख्तों के साए में बर्फ नहीं पिघली थी, हालांकि सूरज गर्म था। वहां चंगेज खान ने अपने लश्कर को ठहरने और कयाम करने का हुक्म दिया। यहाँ सबसे पहले उसने अपने बेटे तोली खान को तलब किया। फिर उसे नसीहत की कि तू जानता है मैं बीमार हूँ और मेरी बीमारी की वजह से मेरी जान किस तरह घुली जा रही है। फिर उसने तोली और बाकी सालारों को मुखातिब करके कहा कि चीन के सिंह खानदान के खिलाफ जंग जारी रखी जाए। चुनाचे जिस रोज उसने सनूबर के उन जंगलों में कयाम किया था उससे अगले रोज चंगेज खान मर गया। मंगोल अब तिब्बत के बादशाह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन ख्याल करते थे और उससे उन्हें खतरा भी था। जब चंगेज खान मर गया तो उसकी लाश को खैमे के अंदर रख दिया गया और खैमे के बाहर एक नेजा गाड़ दिया गया। किसी को खैमे के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद चंगेज खान की तरफ से तिब्बत के बादशाह लोहिया की तरफ पैगाम भिजवाया गया कि जो कुछ गुज़िश्ता दिनों में हुआ भूल जाए। चंगेज खान उसे अब अपना हलीफ समझता है, उससे आकर मिले। तिब्बत का बादशाह लोहिया हिमाकत कर गया। अपने कुछ सरदारों के साथ चंगेज खान से मिलने के लिए रवाना हो गया। जब वो मंगोलों के लश्कर में पहुंचा तो सबसे पहले उसे और सारे सालारों और सरदारों को एजाजी खिल्लत पहनाए गए और मंगोल सरदारों और सालारों ने उसे और उसके सालार सरदारों को अंदर बिठाया। फिर मौर्रिखीन लिखते हैं कि मंगोलों ने चुन चुन के तिब्बत के बादशाह और उसके एक एक साथी को कत्ल कर दिया। चंगेज खान जिस वक्त मरा उस वक्त खज़ां का मौसम अपने उरूज पर था। चारों तरफ दश्त की घास भूरी हो चुकी थी।
आंधियां बर्फानी रंग लिए हर चीज को अपनी लपेट में लिए हुए थी। संग खानदान की ममलकत के इलाकों में ही चंगेज खान मरा था और फिर उसकी लाश को गाड़ी में डालकर वापस उसका लश्कर अपने मरकजी शहर कराकोरम की तरफ रवाना हुआ। उसकी लाश के इर्द गिर्द उसके बेटे, पोते, सरदार और सालार थे और वो बुलंद आवाज में कहते जाते थे, तू एक शहबाज था जो हमारे दरमियान परवाज करता था, नारा लगाता था, शिकार तलाश करता था। इससे पहले तूने कहीं थक कर कयाम नहीं किया। मंगोल जो चंगेज खान को अपना देवता ख्याल करते थे, वो हैरान और परेशान थे कि 70 साल का झुके हुए चौड़े शानों का चंगेज खान, जिसकी आंखें बिल्ली की आंखों की तरह भूरी थीं, इस लड़खड़ाती हुई गाड़ी में ताबूत के अंदर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। यहाँ तक कि लश्कर चंगेज खान की लाश को दरियाए केरोलान के किनारे भूरे समूर के गुंबद नुमा खैमों के पड़ाव के अंदर ले आया। मुर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि चीन की सुर्ख मट्टी के जिस हिस्से से भी चंगेज खान के ताबूत की गाड़ी गुजरी, मंगोलों ने रास्ते में हर उस शख्स को मार डाला जिसने उस गाड़ी को गुजरते हुए देखा था। वो नहीं चाहते थे कि किसी दुश्मन की नजर चंगेज खान के ताबूत की सवारी पर पड़े, लेकिन मंगोल पड़ाव की बस्ती में इस खबर को छुपाना नामुमकिन था। हर रोज सफर के दौरान चंगेज खान के पड़ोस के कबीले और लश्कर के दस्ते जो इधर उधर फैले हुए थे, जौक दर जौक आ रहे थे और चंगेज खान के ताबूत के पास पहुंचकर कहते जाते थे, वो जो मजबूत पत्थर था टूट गया, वो जो हमारे सामने शहबाज की तरह उड़ता था ठोकर खाए हुए टट्टों की तरह गिर पड़ा। और वो ये सवाल भी करते थे कि क्या वो सचमुच अपनी कौम से जुदा हो गया है। आखिर ताबूत को मंगोलों के मरकजी शहर में लाया गया। कबायली दस्तूर के मुताबिक उसकी हर बीवी अपने खैमे में ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती। इस कानून की पाबंदी सबसे छोटी मलिका कोलान ने भी की, इसलिए कि चंगेज खान की 5 बीवियां थीं। हर बीवी बारी बारी मातम और बैन के लिए इंतजार करती कि ताबूत उसकी दहलीज के अंदर रखा जाए। वो उस बूढ़े चंगेज खान का मातम कर रही थीं, जिसने उनके बेटों, बेटियों और छोटे छोटे पोतों और नवासों को पाला था, जिसने अपनी बेखतर बेबदल जिंदगी में दुनिया की दूर दराज सरजमीनों में जिसे चाहा फतह कर लिया। हर यूरत यानी खैमे के अलाव के गिर्द सरगोशी के आलम में ये सवाल पूछा जाने लगा था कि चंगेज खान की रूह कहाँ आराम करेगी, इसलिए कि मंगोल कहते थे कि वो उन बूढ़ों में से नहीं था जो पुराने कबायली दस्तूर के मुताबिक जब काम के नहीं रहते थे तो उन्हें ग़िज़ा के तौर पर चर्बी खाने को दी जाती थी, न वो किसी हथियार से मारा गया था। हथियारों की मौत से मुताल्लिक उनका अकीदा था कि ये मौत जावेदानी आसमान की ज़र्ब से वाक़ई होती है। मंगोलों के अकीदे के मुताबिक सांस रुक जाने के बाद भी चंगेज खान की रूह उसके जिस्म में ही थी, क्योंकि उसका खून नहीं बहा था। अगर खून न बहे तो रूह खून के साथ जिस्म में ही रहती है। इस रूह को मंगोल सोलाव कहते थे और वो ये सोच रहे थे कि क्या अब चुपके से जावेदानी आसमान को चंगेज खान की रूह चली जाएगी, वहाँ जहाँ से वो दुनिया में आई थी। ये वो सवाल थे जो मंगोलों को परेशान कर रहे थे। वो ये भी सोचते थे कि क्या चंगेज खान की रूह जमीन में ही किसी मुकाम में गुम हो जाएगी या अपनी कौम के दरमियान आग और बहते पानी में। बहरहाल जब मातम खत्म हो चुका तो चंगेज खान की तदफीन की तैयारी शुरू की गई। लाश को गाड़ी में रखा गया। चंगेज खान के बेटे, सालार और सरकर्दा लोग मातम की गाड़ी के साथ थे। चुनाचे वो लाश को उस कोहिस्तानी सिलसिले के पास ले गए जिस कोहिस्तानी सिलसिले को मंगोल बरखान काल्दून के नाम से पुकारते थे। यहाँ चंगेज खान को दफन करने के लिए एक ऊंचे और बुलंद दरख्त का इंतखाब किया गया। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि बूढ़े चंगेज खान को उस दरख्त के साए तले आराम की जगह मिले। यहाँ एक सरबुलंद सुनूबर के दरख्त के साए में, जिसके अतराफ छोटे छोटे पौधे भी थे, वहाँ उसकी कब्र खोद दी गई। सुनूबर के दरख्तों की जड़ों के नीचे जमीन खोदी गई थी, उसमें एक बड़ा सा खैमा नस्ब किया गया जिसमें गोश्त और पका हुआ अनाज, एक कमान और एक तलवार रखी गई। इसके अलावा चंगेज खान जिस घोड़े पर सवारी किया करता था, उस घोड़े को पहले मारा गया, फिर उसकी हड्डियां जलाई गईं और उन जली हुई हड्डियों को भी चंगेज खान की कब्र के अंदर एक तरतीब और करीने से रखा गया था। 5 बीवियों के अलावा चंगेज खान की जिंदगी में उसके साथ 20 आला पाए की शख्सियत रखने वाली खूबसूरत, नौजवान और नाजुक लड़कियां भी रहती थीं, जो नाच गाकर उसे खुश करती रहती थीं। लेकिन कब्र के खैमे में वो अपने समूर के भूरे नमदे पर जुनूब की चरागाहों की तरफ रुख किए अकेला दफन किया गया। लड़कियां उसके साथ नहीं थी। फिर कब्र बंद कर दी गई। कच्ची मट्टी को घोड़ों की टापों से दबा दिया गया। ताबूत की गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। झाड़ियों के झुंड में ऊद, अंबर और काफूर जलाया गया। इसके बाद मंगोलों के पुख्ता उम्र के लोगों ने फैसला किया कि मंगोलों के जिस कबीले का नाम यूरान था, उसे चंगेज खान की कब्र की हिफाजत पर मुकर्रर किया जाए और हिफाजत इस वक्त तक की जाए जब तक अतराफ के दरख्त इतने बड़े न हो जाएं कि कब्र के निशान वाले पुराने सुनूबर को अतराफ से छुपा ले।
جب چنگیز خان دفن ہو چکا تب ایک بوڑھے منگول نے وہاں آنے والے ایک دانشور منگول کو مخاطب کر کے پوچھا، اب چنگیز خان کی روح کہاں گئی ہے؟ اس دانشور نے مختصر سا جواب دیا، چنگیز خان کی روح اس کے بدن سے نکل گئی ہے۔ بوڑھے نے پھر پوچھا، نکل کر کہاں گئی ہے؟ منگول دانشور نے جواب دیا، منگول قبیلے کے پرچم میں۔ یہ جواب سن کر منگول سردار اور سالار بڑے خوش ہوئے کہ چنگیز خان کی روح منگولوں کے اسی 9 دموں والے پرچم میں رہے گی جو پرچم چنگیز خان کے لشکر کے ساتھ جاتا تھا، اور اب یہ چنگیز خان کی روح منگولوں کے مختلف لشکروں کی رہنمائی اور مدد بھی کرتی رہے گی۔ اس موقع پر اس دانشور منگول نے دوسرے منگولوں کو مخاطب کر کے کہا، اب لوگوں کے سامنے چنگیز خان کا نام کبھی زور سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر چنگیز خان کا نام زور سے لیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی روح کی توجہ ہٹ جائے گی جو 9 دموں والے جھنڈے میں موجود ہے۔ اور ساتھ ہی مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ پڑاؤ کے اندر یعنی قبر کے قریب جو اس وقت منگول جمع تھے، ان میں سے اکثر کو اس بات کا یقین نہ تھا کہ چنگیز خان کی روح پرچم میں سما سکتی ہے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان شک کرنے والوں میں چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان کی ماں بھی شامل تھی۔ بہرحال چنگیز خان مر گیا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان منگولوں کی قوم میں بڑا عقل مند اور دور اندیش شخص پیدا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے منگولوں کی غیر معروف قوم تمام دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اس نے ملک گیری کے نہایت اچھے اور پختہ اصول ایجاد اور قائم کیے۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ منگولوں کی وحشی اور جاہل قوم کو کسی وقت بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بھڑ کر تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک طرف منگولوں کو اتفاق اور اتحاد کی خوبیاں سمجھانے میں خاص توجہ اور کوشش سے کام لیا، تو دوسری طرف ایسے آئین اور قوانین قائم کیے کہ منگولوں کے لشکر کسی وقت بیکار نہ رہیں۔ چنانچہ اس نے ایک مجموعہ قوانین مرتب کیا۔ اس مجموعہ قوانین کا نام یاسا تھا۔ منگولوں میں عرصہ دراز تک یاسا کا مرتبہ مذہبی اور آسمانی کتاب کی مانند سمجھا جاتا تھا، جس کے اندر منگولوں کے لیے آئین اور قوانین درج تھے۔ چنگیز خان کی خونریزی کے ساتھ جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ وہ متکبرانہ الفاظ کم استعمال کرتا تھا تو تعجب ہوتا ہے۔ چنگیز خان جب کسی بادشاہ کے نام خط لکھا کرتا تھا تو اس میں اول اسے اپنی اطاعت پر آمادہ کرنا چاہتا تھا اور آخر میں لکھتا تھا، اگر تم نے اطاعت قبول نہ کی تو خدا جانے انجام کیا ہو۔ یہ نہیں لکھتا تھا کہ میں بہت بڑا اور جرار لشکر رکھتا ہوں اور تم کو ہلاک کر دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ملکوں کی فتوحات کو بھی وہ اپنے لشکر کی طرف منسوب نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے فتح عنایت کی اور خدا تعالیٰ نے مجھ کو بادشاہ بنایا ہے۔ اپنی نسبت لمبے چوڑے القاب اور ستائش کے الفاظ نہ لکھنے دیتا، خود دوسرے لشکریوں کی طرح تمام کام انجام دیتا، خود بھی گھوڑے پر سوار ہو کر لمبی لمبی مسافتیں طے کرتا اور اپنے ہمراہی سواروں سے بھی بڑی بڑی منزلیں طے کرواتا۔ اس کا قول تھا کہ ہم کو ہمیشہ جفاکشی اور محنت کا عادی رہنا چاہیے، اسی میں ہماری سرداری اور فضیلت کا راز ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں 5 شادیاں کی تھیں۔ اس کی 5 بیویاں مختلف قبائل اور مختلف قوموں سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح اس کے سسرالی قبائل بھی اس کو اپنا رشتہ دار سمجھ کر دل سے اس کی خیرخواہی میں مصروف رہتے تھے۔ چنگیز خان کی یاسا کے قواعد اور قوانین میں ایک یہ اصول بیان ہوا تھا کہ بادشاہ جب کسی نئے شہر کو فتح کرے تو اول وہاں قتل عام کا حکم ضرور دے۔ جب لشکر کو آزادانہ قتل عام کا موقع مل جائے اور شہر کی بہت سی آبادی قتل ہو جائے تب امن و امان کا حکم دے کر باقاعدہ حاکم مقرر کرنا چاہیے۔ اس میں غالباً مصلحت یہ ہوگی کہ وہاں کی رعایا فاتحین سے مروب ہو جائے اور پھر کبھی بغاوت اور سرکشی کا ارادہ نہ کرے۔ اس قاعدے پر چنگیز خان نے اپنی تمام فتوحات کے دوران ہمیشہ عمل کیا۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو اس زمانے کی متمدن دنیا میں سرکشی اور سازشوں کی کوششوں کا اس قدر عام رواج ہو گیا تھا کہ کسی شہر کوئی حاکم اور کسی ملک کا کوئی بادشاہ باغیوں کے فتنے سے محفوظ نظر نہیں آتا تھا، اور آئے دن بغاوتوں اور لڑائیوں کے ہنگاموں سے مخلوق خدا سخت پریشان تھی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ علویوں، ایرانیوں، شیعوں اور فاطمیوں کے خروج کا سلسلہ کسی زمانے میں منقطع نہ ہو سکا۔ عالم اسلام کے ان حالات اور دنیا کے ان واقعات سے چنگیز خان کو جب واقفیت ہوئی تو اس نے لوگوں کو خوفزدہ اور مرعوب کرنے کے لیے اس اصول پر عمل کرنا ضروری سمجھا، اور اس طرز عمل میں اس کو کامیابی بھی ہوئی۔ منگولوں نے سوائے بغداد، عراق اور عرب و ہند کے تمام براعظم ایشیا اور کسی قدر براعظم یورپ پر قبضہ کر لیا تھا۔ منگولوں کے ہاتھ سے اسلامی سلطنتیں زیادہ تباہ و برباد ہوئیں اور مسلمان ہی ان کی تلواروں سے زیادہ شہید ہوئے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ منگولوں کے ہاتھ سے اسلام کا نام و نشان گم ہو جائے گا، لیکن چونکہ اسلام کا محافظ خود خدا تعالی ہے اور شریعت اسلام ایسی چیز نہیں کہ کوئی مادی طاقت اس کو برباد یا مغلوب کر سکے، لہٰذا بدعمال مسلمان تو منگولوں کے ہاتھ سے تباہ ہو گئے اور منگولوں کی تلوار مسلمانوں کے لیے تازیانہ بن گئی۔
जिसने उनको गफलत से बेदार किया। लेकिन मंगोल खुद ही कुछ अरसे के बाद इस्लाम के गुलाम और खादिम नजर आए। मंगोलों की इस बढ़ी हुई सतवत और ताकत को देखकर ईसाइयों ने भी ये कोशिश की कि हम मंगोलों को ईसाइयत की तरफ मुतवज्जे करें। लेकिन ईसाइयत के अंदर ये जज्ब और कशिश कहां से आती जो एक फातेह और जंगजू कौम को अपना गर्विदा और खादिम बना लेती। मंगोल दर हकीकत दीन और मजहब के एतबार से सादा लोग थे। उनके आबाई मजहब में, जिसकी तफसीलात आज किसी को मालूम नहीं, किसी मजहब से कोई अनाद या खामखा की दुश्मनी नहीं थी। उस कौम को खुदा ताला ने मंगोलिया के पहाड़ों से इसीलिए निकाला था कि वो फातिहाना अंदाज में बर्रे आज़म एशिया में फैले और फिर दीन इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर और बहरावर हो। चंगेज खान और उसकी कौम का वजूद भी इस्लाम की सदाकत का एक अजीमुशान निशान है। जिस तरह इस्लाम एक मफतूह पर अपना असर डालता है, इसी तरह वो फातेह को भी मुतासिर करता है। अरबों ने तमाम दुनिया को फतह किया, वो हर मुल्क में फातिहाना अंदाज में दाखिल होकर इस्लाम के मुअल्लिम बने। लेकिन मंगोलों ने गाफिल मुसलमानों को मफतूह, मगलूब और मकतूल बनाकर इस असर को खत्म किया और फिर इसी मजहब के आगे गर्दनें झुका दी जो उनके मुसलमान मफतूहीन का मजहब था। तारीकी बोसीदा अकायद की तरह खत्म हो रही थी। निजामुद्दीन दरियाए सिंध के किनारे कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर जब फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने खैमे में दाखिल हुआ तो ओलून फजर की नमाज अदा करने के बाद खैमे में खोदे गड्ढे के अंदर आग रोशन करके उसके पास बैठी शायद निजामुद्दीन का ही इंतजार कर रही थी। निजामुद्दीन आगे बढ़कर ओलून के पास बैठ गया। अभी दोनों मियाँ बीवी में से कोई गुफ्तगू का आगाज करना ही चाहता था कि दरवाजे पर किसी के खंगारने की आवाज सुनाई दी। निजामुद्दीन उठ खड़ा हुआ। जब दरवाजे पर आया तब एक छोटा सालार वहां खड़ा था और निजामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, मंगोल के लश्कर पर निगाह रखने के लिए जो हरकारे और मुखबिर मुकर्रर किए गए थे उनमें से कुछ लौट कर आए हैं। ये अल्फाज सुनकर निजामुद्दीन के चेहरे पर खुशियां बिखर गई थीं। इतनी देर तक ओलून भी उसके पीछे आन खड़ी हुई थी, यहाँ तक कि निजामुद्दीन ने आने वाले उस छोटे सालार को मुखातिब किया। आने वाले हरकारे कहाँ हैं? इस पर वो छोटा सालार बोला और कहने लगा, आने वाले हरकारे तादाद में 3 हैं और इन तीनों को लेकर मोहतरम आरिज़ ज़ुज़नी और बरगा खान आपकी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद छोटे सालार ने जब जाने की इजाजत मांगी तो निजामुद्दीन ने उसको जाने की इजाजत दे दी। खुद वो खैमे के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। कोई ज्यादा देर न गुजरी थी कि सामने की तरफ से आरिज़ ज़ुज़नी और बरगा खान 3 मुखबिरों के साथ आते दिखाई दिए। निजामुद्दीन के कहने पर वो उसके खैमे में दाखिल हुए। सब आग के अलाव के पास बैठ गए। ओलून निजामुद्दीन के पीछे बैठ गई थी। उसके बाद आने वाले उन मुखबिरों को मुखातिब करते हुए निजामुद्दीन कहने लगा, मेरे भाइयों, जो खबरें तुम लेकर आए हो वो किस सम्त की और कैसी हैं? निजामुद्दीन के इस्तफसार पर उनमें से एक बोला और कहने लगा, अमीर, हम मंगोलों के उस लश्कर से मुतालिक खबरें लेकर आए हैं जो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। इस लश्कर का मकसद और मुद्दा तो सुल्तान जलालुद्दीन को जिंदा गिरफ्तार करके चंगेज खान के सामने पेश करना था, लेकिन वो जलालुद्दीन को गिरफ्तार नहीं कर सके। लेकिन हिंदुस्तान के 2 बड़े शहरों लाहौर और मुल्तान को रगेदने के बाद वो अब वापस आ रहे हैं और जिस वक्त हमने उन्हें देखा उस वक्त वो दरियाए सिंध का पुल उबूर कर रहे थे। निजामुद्दीन की आंखों में चमक पैदा हुई। इसके बाद वो दोबारा उन आने वाले मुखबिरों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम लोगों ने दरियाए सिंध के पुल से यहाँ तक का सफर कितनी देर में तय किया? जवाब में मुखबिर ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, हमारा ये सफर रात भर का था, लेकिन इसका मवाजना मंगोलों के लश्कर से नहीं किया जा सकता। हमारे सफर करने की रफ्तार ज्यादा थी, जबकि मंगोलों के पास बहुत सा सामान है। इस बिना पर उनकी पेशकदमी की रफ्तार सुस्त है। वो मुखबिर जब रुका तब निजामुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर दोबारा उसे मुखातिब किया, क्या तुम अंदाजा लगाकर बता सकते हो कि यहाँ तक मंगोलों का वो लश्कर कब पहुँच सकता है? इस पर कुछ देर सोचते हुए वो मुखबिर कहने लगा, अमीर, मेरा अंदाजा है कि वो कल सुबह के बाद किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। निजामुद्दीन ने फिर कुछ सोचा, दोबारा उसने मुखबिर को मुखातिब किया, हिंदुस्तान से वापस लौटने वाले इस लश्कर की कमानदारी कौन कर रहा है? क्या तुम लोगों ने इसका अंदाजा लगाया है? इस पर वो मुखबिर फिर बोला और कहने लगा, अमीर, मंगोलों के 2 सालार लश्कर की कमानदारी कर रहे हैं। उनमें से एक जायसी है, दूसरा शेखी खाकू। यहाँ तक कहने के बाद जब मुखबिर खामोश हुआ तब निजामुद्दीन बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, अब तुम तीनों जाओ, पहले खाना खाओ, इसके बाद शाम तक मुकम्मल आराम करो। इस पर वो तीनों उठ खड़े हुए। फिर वो मुखबिर जो इससे पहले निजामुद्दीन से मुखातिब था जाते जाते कहने लगा, अमीर मोहतरम, हमारे कुछ साथी मंगोलों के लश्कर पर निगाह रखे हुए हैं और हमारे दरमियान यह तय हुआ था कि जिस वक्त मंगोलों का लश्कर यहाँ से 5 मील दूर रह जाएगा वो आकर उनकी इत्तला करेंगे। निजामुद्दीन ने मजीद खुशी का इजहार किया। इसके बाद वो तीनों वहां से निकल गए थे। उनके जाने के बाद निजामुद्दीन कुछ देर तक गहरी सोचों में डूबा रहा, यहाँ तक कि वो बोला और कहने लगा, दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।